काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन और जो भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पे चर्चा न करके एक समसामयिक मुद्दा है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो मुद्दा है पेटीएम का। पेटीएम की जो एक समस्या हुई है, आजकल आप लोग सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने बंद कर दिया है। क्या है मामला, कैसे है मामला, इसके बारे में हम लोग पूरा सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। उसका कारण ये है कि इस समय पेटीएम या भी जो भी फोन पे हैं, जो भी वॉलेट है, जो भी सारी चीजें हैं, हम लोग इन सब चीजों से एकदम घिरे हुए हैं। सुबह उठते और रात को सोते समय तक इन सब चीजों से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज खरीदारी करनी है, जो भी चीजें हैं अब इनके बिना संभव नहीं है। जहां कहीं भी आप खड़े होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कोई सामान लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से सबसे पहला काम पेटीएम करो। और पेटीएम का वो जो संगीत बजता है कि पेटीएम हुआ या पेटीएम करो, तो इसलिए इन सब चीजों को हमको जानना जरूरी है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यक्तिगत अपने रोजमर्रा की जिंदगी से, जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, एक ये है। दूसरा, ये एक आर्थिक मामला है, बैंकिंग सेक्टर का मामला है। अब ये माना जा रहा है कि क्या ये बैंकिंग सेक्टर में जो कमियां हैं, जो भी उसमें एक कमजोरी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्या उसके लिए एक चेतावनी है कि जो भी सिस्टम हम लोगों का बन रहा है, जो भी दिन रात बैंकिंग सेक्टर से हम लोग घिरे हुए हैं, बैंकिंग की जो कार्य प्रणाली है उस पे एक संदेह है कि आखिर कहां कमी रह गई। क्या उपभोक्ताओं का जो निजी डाटा है, जो भी उनका पैसा है, जो भी सारी चीजें हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है। एक तो ये पहलू है। दो चीजें ये हो गई कि इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों को बिल्कुल संजीदा रहना है और कैसे क्या घटना घट रही है, क्या कुछ इसमें मामला है, हम लोग आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले पेटीएम का जो मामला है, पेटीएम एक कंपनी है जो काम करती है कि जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने मोबाइल से, आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो पेटीएम के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक जाता है। एक काम ये होता है। और जो मामला आया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो जो केवल पेटीएम था वो पैसा ट्रांसफर करने का काम करता था, लेकिन जो पेटीएम पेमेंट बैंक है यह एक छोटी फिनटेक कंपनी है, मतलब कि छोटा फिनटेक बैंक है। तो फिनटेक का मतलब है कि फिनटेक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है उनको फिनटेक बैंक कहा जाता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी की कई कंपनियां हैं जिसमें फिनटेक का मतलब है कि जो वित्तीय काम देखती हैं वो बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसा ही काम करती हैं, तो वो फिनटेक कंपनी है। क्या? पेटीएम पेमेंट बैंक। उस पे आरबीआई ने रोक लगाई है। तो थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी है, 197 कम्युनिकेशन कंपनी, जो पेटीएम की प्रमोटर कंपनी है। सन 2000 में ये कंपनी बनी है 197 कम्युनिकेशन के नाम से। इसी से जुड़ करके एक कंपनी सन 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा ये कंपनी बनाई गई। कौन सी? पेटीएम। सबसे पहले इसका काम होता क्या था? जब ये 2010 में ये कंपनी बनी है तो उस समय केवल फोन रिचार्ज, बिल, जो भी बिजली का बिल, जो भी फोन का बिल, इन सबको भरने का, इन सबको जमा करने के लिए ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। लेकिन जब 2016 की नोटबंदी हुई, 2016 की जब नोटबंदी हुई, उस समय जब कैश की कमी हुई, मतलब 500 और 1000 के जब नोट बंद किए गए तो मार्केट में कैश की बहुत सारी कमी हो गई। उस समय इस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, कहीं आप खरीदारी करते हैं तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से, अपने पेटीएम के माध्यम से, अपने जो भी ये यूपीआई वाले ट्रांजैक्शन हैं इनके माध्यम से आप बिना नोट के, बिना करेंसी के आप लेन देन कर सकते हैं, कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई भुगतान कर सकते हैं। तब ये कंपनी ज्यादा प्रकाश में आई और इसका कारोबार 2016 के बाद से बढ़ चढ़ के काफी आगे बढ़ा। तो ये पेटीएम का इतिहास रहा कि 197 कम्युनिकेशन से ये अब भी ये कंपनी चल रही है, लेकिन इसकी इस प्रमोटर कंपनी है ये, और मूल रूप से 2010 में ये कंपनी बनी। ये एक फिनटेक कंपनी है। हमने बताया फिनटेक का मतलब है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस समय अगर देखा जाए भारत में लगभग 7000 फिनटेक कंपनियां हैं। फिनटेक कंपनियों का मतलब है ये बैंक जैसी ही हैं लेकिन बैंक नहीं है। अब इसमें अंतर क्या है?
आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो फिनटेक कंपनी है, जो पेमेंट बैंक है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की गाइडलाइन पे आधारित वो बैंक है, लेकिन उनका कुछ नियम है। जैसे बैंक दो तरीके के हैं, एक तो ये पेमेंट बैंक, और जो कमर्शियल अनुसूचित जो बैंक हैं, शेड्यूल्ड जो बैंक हैं वो हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, जितनी भी पीएनबी, एक्सिस, ये सारी जो बैंक है ये कमर्शियल बैंक है, मतलब वित्तीय काम इनके अंदर होता है। और जो पेमेंट बैंक है इनके अंदर भी वित्तीय काम होता है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक नहीं है। दोनों में थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। जैसे देखें, जो भी पेमेंट बैंक है उनमें केवल 1 लाख तक का डिपॉजिट हो सकता है, और अगर आपकी जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनमें आप चाहे जितना पैसा, एसबीआई में आप ले जाके 10, 20, 50 करोड़, 1000 करोड़, चाहे जितना आप लेकर जमा कर दें, एक्सिस में आप चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया पेमेंट बैंक का सबसे पहला, कि 1 लाख तक का डिपॉजिट होगा इसमें, और उसमें चाहे जितना। और पेमेंट बैंक खोलने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए, और कमर्शियल बैंक आपको खोलने के लिए 500 करोड़ का फंड होना चाहिए। तो इस 100 करोड़ तक का अगर आपके पास फंड है तो आप पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी जो लिमिटेशन है वो 1 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक है, उसमें आप चाहे जितना ट्रांजैक्ट, चाहे जितना पैसा आप जमा करें। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, लोन नहीं दे सकती। जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकती, लोन नहीं दे सकती। तो ये सारा काम ये पेमेंट बैंक नहीं कर सकती हैं, और जो कमर्शियल बैंक है वो सारे काम कर सकती हैं। तो ये तो रहा पेमेंट बैंक का मामला। क्योंकि जो आप सुन रहे होंगे वो पेटीएम पर प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि पेटीएम के पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा है। और 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की एक गाइडलाइन आई, जिसमें 35A, सेक्शन 35A, सन 1949 की एक धारा है, सेक्शन 35A। इसके तहत आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब ना तो इसमें पैसा जमा होगा ना निकलेगा। मतलब इसकी जो भी बैंकिंग सारी गतिविधि है, जो भी लिमिटेशन के साथ, पहले ही इनकी लिमिटेड गतिविधि चलती थी, अब जो भी गतिविधि हैं वो सारी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से अब इसमें ये सारी गतिविधि नहीं होगी, ना पैसा जमा होगा, ना निकलेगा, ना ट्रांसफर होगा, ना इसके द्वारा जो भी काम होता था वो अब नहीं होगा। काम क्या होता था? आप पैसा भेजते थे अदर बैंक में, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते थे, आप इससे इंश्योरेंस खरीदते थे, स्टॉक खरीदते थे, जो भी आप काम करते थे, आप फास्टैग में रिचार्ज करते थे, सारा काम इससे करते थे, वो काम अब रुकेगा। तो ये आदेश रहा, बाकी और विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इस समय देखा जाए तो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, 3 प्रकार की जो कंपनी हैं ये पैसे को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे फोन पे है, फिर गूगल पे, और तीसरे नंबर का पेटीएम है, जिसमें ये सारा कार्यक्रम होता है। लेकिन वो जो ट्रांसफर करने वाला है वो सारा सिस्टम ये क्या होता था, ये पेटीएम पेमेंट बैंक से होता था। अब जैसे इसमें देखें कि थोड़ा अंतर क्या है इसमें। जैसे फोन पे या गूगल पे का काम है कि पैसे को ट्रांसफर कर देना, इस बैंक से लिंक होना और उस बैंक के माध्यम से दूसरे बैंक में पैसा भेज देना। लेकिन पेटीएम ने क्या किया, ये थोड़ा सा आगे निकल गए। पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया कि जो पैसा लेन देन होना था इसने अपने पास रोक लिया। ये आप देख रहे हैं, जब बैंक बनती है तो 1 लाख तक का कार्यक्रम ये कर सकते हैं। तो जो ये कार्यक्रम करने गए, बैंकिंग वाला कार्यक्रम करने गए, उसमें इनका काम गड़बड़ हो गया। इन्होंने कुछ जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका इन्होंने पालन नहीं किया। अब पालन क्या नहीं किया, इन पे आरोप क्या लगा है? सबसे पहला आरोप कि इसमें जो शेयर है, अलीबाबा एक चीन की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, जिसका 10% शेयर इनके पास है, पेटीएम के पास अलीबाबा का। अलीबाबा से जुड़ी हुई एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, हालांकि ये दूसरी कंपनी है अलीबाबा। ये जो है इससे जुड़ी हुई एक फिनटेक कंपनी है, उसमें उसका जो है 10% शेयर किस कंपनी में है? पेटीएम में है। तो आरोप ये लगा कि ये अपना डाटा, मतलब कि जो कंज्यूमर हैं, जो भोक्ता हैं, जो कस्टमर है, उनका डाटा ये चाइना को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ये पहला जो है आरोप लगा। और दूसरा एक ये है कि ये आज अचानक से ये आदेश नहीं आया है 31 जनवरी 2024 का कि लेन देन आप बंद करिए, एकदम खत्म करिए।
इससे पहले भी कई बार जो है आरबीआई ने इनको चेताया था, इनकी कमियां हो रही थी। इससे पहले एक आदेश इन्होंने 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन क्या, इनको एक नोटिस दिया था कि आप जो है एक स्वतंत्र आईटी कंपनी से अपनी जांच कराइए। क्या जांच? कि केवाईसी को लेकर के समस्या थी, मतलब जो भी कस्टमर हैं उनके केवाईसी की जांच नहीं हो रही थी। जैसे आप अगर कहीं आप किसी भी पेमेंट बैंक में देखते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उसमें आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, ये सब सारी चीजें उसमें लिंक होनी चाहिए। इसको लेकर के इसमें एक गड़बड़ी थी। और भी जो अन्य जो आरबीआई की गाइडलाइन होती थी लेन देन को लेकर के, जैसे ये जो 100 करोड़ का फंड है इसको मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो ये सब सारी चीजें थी, इसका ये पालन नहीं कर रहे थे। ये दूसरा और तीसरा आरोप इनके ऊपर था। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के आरबीआई ने फाइनली जो है इनको रोक दिया है ये सारा सिस्टम करने से। अब इसमें थोड़ा सा देख लें कि पेटीएम में और भी क्या कैसे सिस्टम रहा है। जैसे अगर पेटीएम के बारे में हम देखें कि जो एक कंपनी इनका इतिहास रहा है, ये एक आईपीओ लेकर के आए थे। आईपीओ का मतलब कि ये जो है शेयर मार्केट में कंपनी जब लिस्टेड होती है तो वो एक आईपीओ लेकर के आती है। आईपीओ का मतलब सीधा सीधा उधार लेने के लिए अपना शेयर बेच करके पब्लिक से वो पैसा उधार लेती है कि आप मेरा शेयर लीजिए और पैसा आप हमको दीजिए। तो ये बहुत बड़ा आईपीओ लेकर के आई थी, 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी प्रासंगिकता भी आगे होगी कि शेयर का मतलब, शेयर की जानकारी हम लोग साझा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है शेयर लेकर के आई थी, लेकिन जब ये शेयर लाई थी तब जो लिस्टेड होता है, जैसे कि 18,300 करोड़ का शेयर है, तो मान लीजिए 2100 पर शेयर के हिसाब से लिस्टेड हुआ। तो जब ये लिस्टेड हुआ 2100 रुपए पे, कि एक शेयर की कीमत 2100 रुपए है, 2100 रुपए रहेंगे, तो जब ये लिस्टेड हुआ तो ये इससे कम पर लिस्टेड हुआ। मतलब जिस दिन लिस्टेड हुआ 2100, दूसरे दिन हो गया ये 2000, ऐसे मतलब ये घटता ही गया। अब ये घट करके लगभग जब से ये आरबीआई का नोटिस आया है, ये 600 रुपए पे पहुंच गया है। क्या हो गया है? 600 रुपए पे पहुंच गया है। ये और नीचे चला जाए, लेकिन इस पे सेबी ने क्या किया है? लोअर सर्किट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? लोअर सर्किट। इस शेयर में, इसके जो शेयर है इस पे लोअर सर्किट लगा दिया गया है। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि अगर दिन में 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जो है इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि अब शेयर इससे नीचे नहीं जाएगा। शेयर नीचे क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण यह है कि लेन देन पे जो शेयर की खरीद फरोख्त होती है, जो बिक्री होती है, जो उसको सेल और बाई होता है, उस पर रोक लग जाता है कि ना तो ये सेल होगा ना तो बाई होगा, तो अपने आप ही वो उसी पे शेयर रुक जाएगा। तो इसका लगाने का उद्देश्य यह है, जून 2001 में सेबी ने ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट का काम किया था। लोअर सर्किट का कि कोई भी कंपनी, जैसे इसका मामला पेटीएम का उभरा है, तो लोग जो इसके शेयर होल्डर हैं उनमें एक घबराहट हो जाती है कि अब कंपनी खत्म हो गई, अब कंपनी गई, तो वो तेजी से बाई करके, बेच करके उसमें शेयर होल्डर भागने की फिराक में होते हैं। तो एक अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसलिए लोअर सर्किट लगा दिया जाता है कि जब मान लीजिए 600 पे पहुंच गया, अब लोअर सर्किट इस पे लग गया है, तो अब इस पे कोई कारोबार नहीं होगा। मतलब कि ना आप खरीद तो पाएंगे, आप बेच नहीं पाएंगे इसको। तो जब बेच नहीं पाएंगे तो इसी पे ये रुक जाएगा। एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो रुका रहेगा। मतलब कि कंपनी वास्तविक तौर पे इतनी उसकी स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि इस पे केवल पेमेंट बैंक पे प्रतिबंध लगाया गया, बाकी और काफी चीजें अभी 29 फरवरी तक चलती रहेंगी। और आरबीआई ने क्लियर किया है कि इस पे जो है अपना गाइडलाइन का पालन करें। पेटीएम का जो मैनेजमेंट है उसने भी क्लियर किया है कि जो भी गाइडलाइन है उसको हम पालन करेंगे। तेजी से जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम बदलेंगे। तो जरूरी नहीं कि कंपनी अब ये खत्म हो जाए, तो ये अपना पालन करके आ सकती है। लेकिन शेयर होल्डर क्या करते हैं? भागम भाग मचा करके उस कंपनी को क्रैश कर देते हैं। तो ये एक जानकारी ये है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये चीज, कि जैसे फोन पे, पेटीएम और एसबीआई, तीनों में अंतर क्या है। ये एसबीआई कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक, ये फिनटेक कंपनी है, जैसा कि हमने बताया इस दायरे में कि 1 लाख तक का डिपॉजिट और ये सारी चीजें, मतलब लिमिटेशन के साथ ये बैंकिंग काम करेंगी। और जो फोन पे है उसका काम केवल ट्रांसफर करना है।
मतलब इस बैंक से वो लिंक करके पैसा इधर से उधर कर देना है, अपने पास नहीं रोकना है। पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या काम था कि इसने 1 लाख तक के अमाउंट को अपने पास रोक लिया और वहीं से पैसा ट्रांसफर करने लगा। मतलब कि ये, और एसबीआई के बारे में आप जानते हैं कि सारा कार्यक्रम इसका होता है। अब होता है कि पेटीएम या इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे एसबीआई है, जो भी कमर्शियल बैंक है वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही थी, बड़े शहरों में थी या एक कस्बों में थी, गांव गांव तक हर दुकानदार हर एक कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो 1 लाख तक के कलेक्शन है, 1 लाख तक का काम करने के लिए बड़ी बड़ी बैंकों ने इनको काम दे दिया कि ये काम जाकर के कलेक्शन का काम करें, क्योंकि लोन ये दे नहीं सकते हैं, केवल डिपॉजिट कर सकते थे। तो ये सारा काम इनको करने के लिए दे दिया गया है। अब बारी आती है कि अब आगे क्या होगा, जो स्थिति बनी है उसमें होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अब इसमें पैसा नहीं जमा होगा। जो गाइडलाइन आ गई है, जो नोटिस मिली है, जो प्रतिबंध लगा हुआ है, अब जैसे पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, इसमें पैसा नहीं जमा होगा। जो जमा है अभी तक वो निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बैंकिंग काम नहीं होगा, मतलब इसका पेमेंट बैंक का लेन देन अब बंद रहेगा। जिस महत्वपूर्ण बात को हमने यहां समझाया, आईपीओ और शेयर मार्केट वाला, अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो शेयर होल्डर है उनका नुकसान होगा। जो पैसा रुका हुआ है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा निकल आएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो इसके शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने जैसे 18,300 करोड़ का जो ये आईपीओ लेकर के आए थे, जिन्होंने शेयर खरीद लिया है, अब उनका क्या 2,000, 1,500, 1,200 से होकर के ये 600 पे आ गया है। ये सर्किट हटेगा तो फिर क्या स्थिति होगी, उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, उनको तो दिक्कत हो गई है। और एक प्रश्न ये आता है कि जो इससे पेटीएम के माध्यम से जो इंश्योरेंस किए गए हैं, फास्टैग का जो काम चल रहा था, जो शेयर खरीदे गए थे, या जो सोने चांदी सोने वगैरह खरीदे जाते हैं, गोल्ड का जो काम होता है खरीदने का, वो सारा काम उसका क्या होगा। मतलब जो इससे काम किए गए हैं वो सारे सुरक्षित होंगे। फास्टैग में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे सारा काम होगा, अगर पेटीएम का फास्टैग है। हाँ, 29 जनवरी के बाद उसमें कार्यक्रम आगे, 29 फरवरी के बाद वो आगे कार्यक्रम उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें जो है पेटीएम को लेकर के इस समय चल रही हैं। तो हालांकि विजय शेखर शर्मा जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके मैनेजमेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है पेमेंट बैंक का जो सिस्टम होगा इतनी जल्दी तो अब नहीं बन सकता है, लेकिन जो ये ट्रांसफर वाला सिस्टम है, जो इसका पैसा इधर उधर भेजने वाला सिस्टम है, उसको लेकर के वो आएंगे। और जिस पर्पज के लिए, जिस कारण से इनको नोटिस मिली थी केवाईसी को लेकर के, उस गाइडलाइन का ये पालन करेंगे। अब केवाईसी ये नहीं करवा पाए, उसका कारण मुख्य तौर पे ये है कि इनके पास 300 मिलियन लगभग कस्टमर इनके पास हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कस्टमर होने के साथ ये कहीं ना कहीं ये जो है इनकी दिक्कत रही है। तो ये सारी जो कमियां हैं इसको ये सुधार करके फिर से अपना एक नए स्वरूप में लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पेटीएम की जो समस्या थी, जो एक समसामयिक मुद्दा था कि उसमें मामला है क्या, क्या उसका इतिहास रहा है, कैसे कहाँ ये पहुंचे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने एक रूपरेखा बना ली है, उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके साथ आज हम लोगों की यहाँ क्लास अब खत्म होती है। हालांकि ये जो है एक समसामयिक मुद्दा था, इसलिए हमको जानकारी के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था, और कंपटीशन के स्तर पे उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चूंकि हम लोग जो क्लास करते हैं वो खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के पर्पज से ही करते हैं। लेकिन एक जो व्यक्ति का स्वभाव है कि जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में एक समुचित जानकारी उसके पास होनी चाहिए। उसके मन मस्तिष्क में जो सारे प्रश्न घूमते रहते हैं उसका जवाब उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जो दूसरा मुद्दा है कि हम लोग दिन रात क्यूआर के माध्यम से गूगल, फोन पे, पेटीएम दिन रात करते रहते हैं, इसलिए भी इसके बारे में हमको जानना चाहिए कि क्या कैसे घट रहा है, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में एक हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।